आपका मेन जो सब्जेक्ट होगा वो कितने अंकों का होगा, सब्जेक्ट वाली बात सेकंड पेपर। तो कहीं हो गए फर्स्ट पेपर पहले सेकंड की बात करते हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने आते हैं? देखो पीएससी का पैटर्न हमेशा फिक्स होता है, एक चीज माइंड में रखना, ये आउटपुट परिवर्तन नहीं करते कभी। पहले वाला पैटर्न था वो 150 सवाल, जिनमें से 30 क्वेश्चन को देखिए तेरे अलग और 120 से अलग, ठीक है ना। 120 में से भी 3 पार्टों में डिवाइड किया हुआ था इसको। कितने पार्टों में डिवाइड करा था? जैसे 12वीं लेवल के 55 सवाल और बीए लेवल या बीएससी लेवल के 55 और 10 से पीजी लेवल के। पहले सिलेक्शन लेने में कोई जोड़ नहीं पड़ता था रणनीति आपको, अगर सेकंड से बना लेते बड़ी आसानी से काम होता था, पैटर्न फॉलो होता था उसके अंदर, ब्लूप्रिंट बनता है उसके अकॉर्डिंग। 11वीं 12वीं की जो अपनी किताब थी वहां से कितने सवाल थे, उसके बाद जो बैचलर में पढ़ा वो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब केवल ये कह रहा है 150 सवाल आएंगे इसमें से, और 150 में से किस लेवल के आएंगे कैसे आएंगे कोई पैटर्न नहीं है पेपर का। इसलिए अब जो सवाल पिछली बार पूछे सारी लेवल से पूछे थे पीजी लेवल। अब विषय को बहुत अच्छे से पढ़ना, पहले नहीं था, अब चीजें बदल चुकी हैं क्योंकि हर बार परीक्षा के पैटर्न बदलते हैं और बदलते परिवेश के अनुसार तैयारी करनी है। अब तो ये भी फिक्स नहीं होगा कि इसमें जो अपना मनोविज्ञान है उसके कितने सवाल आएंगे। पहले तो कितने थे 30 क्वेश्चन, अब की बार जो आए थे 20 ही आए। कितने आए? हां जी 110 110 और 20 नहीं नया की मैं बात कर रहा हूं, एक मिनट। सब्जेक्ट के अंदर ये देखिए, इस चीज को मैं वो बता रहा हूं तो पेपर में हुआ था ना, ये जो आपने डाउनलोड किया हुआ है ये नया वाला ही है, लेकिन इसको फॉलो नहीं किया हम लोगों ने। किससे कितने सवाल और किस तरह से आएंगे कोई फॉलो नहीं हुआ था, मैं वो बता रहा हूं। पिछली बार आने तो चाहिए कितने सवाल नहीं आए, 20 क्वेश्चन आए। मैं आपको एक चीज कह के भी गया था, पुराने पेपरों का एनालिसिस करना पढ़ने से पहले, लेकिन सारी चीजें पूरी नहीं किया उस बार। लाइव मार्केट में से खरीदिए, मिले किसी पब्लिकेशन के पुराने पेपर और उन क्वेश्चनों को हमें पढ़ना था और ये आइडिया लगाना था पेपर कैसा बनता है। ये मैंने आपको चार्ट करके दिया था इस बात का। चलो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं पिछली बार कितने आए 20 और उससे पहले कितने आते थे 30। अब क्या था देखिए हमने इसके अंदर तीन चीजें दी गई हैं। ये जो 30 सवाल या 20 सवाल का जो है एक पार्ट तो दिया था मनोविज्ञान पहली इकाई, दूसरी इकाई देखिए इसके अंदर देखिए शिक्षा शास्त्र, और तीसरा पार्ट दिया था आईसीटी। तीन इकाई है। कितनी इकाई है? तीन इकाई। मान लीजिए 30 सवाल आते हैं पुराने पैटर्न की बात करें तो प्रत्येक इकाई से 10 क्वेश्चन। इसका नाम है यूनिट फर्स्ट, इसका नाम यूनिट सेकंड, इसका नाम यूनिट थर्ड। हम लोग करते क्या मनोविज्ञान पढ़ा क्या आपको? या एक आधे को दे रहे हो तो अलग बात हो गया होगा। हां जी। और मनोविज्ञान कितने दिन पढ़ा आपने ये बताओ मुझे। 2 महीने पढ़ा तो लगभग 60 घंटे या 2 घंटे क्लास होती थी। 2 घंटे होते हैं तो एवरेज 80 घंटे बन जाएंगे आप। अगर 2 घंटे होती है तो एवरेज कितने बनेंगे 70 से 80 घंटे देखिए। और कंटिन्यू क्लास, अच्छा फिर भी एवरेज आप निकाल लीजिए और आपको पता लग जाएगा। अगर हम ज्यादा नहीं करते 60 घंटे भी करते हैं, कितने घंटे करते हैं एक महीने कंटिन्यू लगाएंगे 2 घंटे की क्लास कितने होंगे 60 घंटे। इस मनोविज्ञान को बड़े सवाल कितने आएंगे 10। इसको कितने घंटे पढ़ना चाहिए वही 10 सवाल आएंगे। इसके अकॉर्डिंग कितने घंटे चाहिए, इसको कितने घंटे पढ़ना चाहिए। लेकिन इन दोनों को नहीं पढ़ते कितने घंटे, क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि पढ़ाने वाला नहीं है कोई, मेंटली नहीं पढ़ाने के लिए। इसकी तो रोज नई किताबें आती हैं। शिक्षक कई सालों से पढ़ा रहे हैं, रीड में पढ़ाते हैं, सेकंड ग्रेड में पढ़ाते हैं, फर्स्ट ग्रेड में पढ़ाते हैं और इसी को पढ़ाते हैं, इन पे कोई फोकस नहीं करता, हो गया हमारा कोर्स। ज्यादा करते हैं थोड़ा कंप्यूटर पढ़ाते हैं, बात कंप्यूटर नहीं कहीं कंप्यूटर नहीं है इसके अंदर पाठ्यक्रम कोर्स में देखना। और सबसे अच्छा बताया हिंदी वाला जो सिलेबस है ना वो डाउनलोड कर लेना, सारे टॉपिक हिंदी में दे रखे हैं, बाकी इसमें तो सब्जेक्ट में दे रखा है। लेकिन हिंदी भाषा के अंदर जब आप पाठ्यक्रम अपलोड करोगे अपने डाउनलोड करोगे आपको सिलेबस मिलेगा, तो मैं यहां चर्चा करूंगा आप लोगों से। मैं इसलिए बता रहा हूं कि सिलेक्शन रणनीति से लेना है। कई बार क्या होता है आप लोगों के साथ सब कुछ पढ़ने के साथ सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए इस वेरी स्मार्ट होने बार बार ये चीज कहता हूं, सब कुछ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। आपको अपनी व्यू रचनाएं बनानी है, कैसे बनानी है कोई व्यक्ति को पता है, मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता। इसलिए कह रहा हूं कि 60 घंटे इसको दिए, अरे कम से कम आधे दे दो 30 घंटे दो, कम से कम 30 घंटे कम से कम दो कि 30 घंटे का पढ़ाओ मैं। अब आप देखिए जब ये 10 सवाल आ रहे हैं 60 घंटे पढ़ो, ये 10 सवाल आ रहे हैं 30 घंटे भी अगर आप पढ़ लेते हो, लोग 5-10 घंटे पढ़ाते हो गया काम जाओ बचाओ। सवाल सोल्व नहीं होते, यहां फिर भी सवाल नहीं होगा आपसे, लेकिन यहां सवाल एक बार कर सकते हैं किसी भी हालत में गलत नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूं मनोविज्ञान में भाषा ये चीज बदल जाती है, कुछ नहीं पता है, बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है ये। आप लोगों को ये 2 यूनिट पढ़ाने के लिए आया था मैं, मुझे क्योंकि मैं मासिक वाले यूनिट पढ़ाता था, तो यहां पता नहीं किसको पता लग गया, तो यहां मैंने कहा आप आओ हमारे बच्चों को भी पढ़ाते जाओ, चेक करवा लो, बाकी उनको तो मैं बस पढ़ा रहा था। तो इसलिए देखिए अब बात ये थी कि जब यहां कह रहे हैं तो चलो ठीक है आता हूं, इनको भी पढ़ लेते हैं। यहां से जितने भी पुराने पेपर हैं आप लोगों के पास अगर कलेक्शन कर लेते हो तो बहुत अच्छा नहीं, मैंने तो कर लिया है कलेक्शन, जितने एग्जाम क्वेश्चन आए हैं इन 2 यूनिट से लेकर मनोविज्ञान नहीं किया, मैं पढ़ाता ही नहीं, कोई नहीं, जो चीज मैं पढ़ाता हूं मेरी जिम्मेदारी वहां से सवाल आएगा आपका, क्योंकि अगर आपने ईमानदारी से काम करे तो ऐसा कोई नहीं होगा, तो ईमानदारी से पढ़ेगा। अब देखिए मेरी समस्या आई इसके अंदर उर्दू और पंजाबी में 17 सब्जेक्ट होता है पेपर। अब आप सोचिए ये सवाल अगर हमारे पास 20 20 में है तो 17 20 क्वेश्चन होंगे पिछले पेपर में। और सबसे बड़ी बात और बता देता हूं, आप चाहे पढ़े कुछ भी, कहीं से भी पढ़े, कहीं से भी समझे, कुछ भी पढ़े, मनोविज्ञान के आज तक जितने पेपर में सारे पढ़े ना, एक भी क्वेश्चन आउट आएगा मुझे पता है, इससे ज्यादा सवाल बनते ही नहीं है। कितनी फर्स्ट ग्रेड की होगी 2011 से लेकर 2023 तक, 2000 से ज्यादा सवाल हो गए, 7 टॉपिक सारे हैं इसमें, 2000 सवाल हो गए, क्या बनेगा सोचिए। सिलेक्शन के इतने क्वेश्चनों को पढ़ने से ही हो जाएगा अपना काम, ये पढ़ना तो शुरू करो, कलेक्शन करो, कोई किताबें मार्केट में तो कोई करके पुराने सवालों को पेपर में कर दिया, उनको अच्छे से पढ़िए। बार-बार एक चीज फोकस कर रहा हूं, पीएससी का पेपर सेट नहीं बनता है, रेगुलर क्या करोगे, वो ये व्यक्ति बनाता है बार-बार, उसको दिमाग में सारा लगा एक बार पेपर बनाने में, हर बार दिमाग में सोचो आप 17 देखिए विषय है, इनके लिए पेपर बनाना है उसको, साइकोलॉजी के 10 सवाल बनाने हैं, कितने बना पाएगा वो व्यक्ति, और साल बनाने हैं, लिमिट होती है चीज की। इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूं। अब ये 2 यूनिट है, सबसे पहले मैं इसी पाठ्यक्रम की बात करूंगा आप लोगों से, पर तो बाद में मिलेंगे, पहले चीज समझ में आनी चाहिए कि वास्तव में हमें पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, उसकी रणनीति बनाएंगे हम। मनोविज्ञान की रणनीति को बच्चों की पढ़नी होगी, टॉपिक रहेगा वो पढ़ा देंगे आपको। अब बच्चों की 2 यूनिट हो रही है, दूसरी और तीसरी, टोटल यूनिट कितनी है 3, और ज्यादातर पढ़ाई जाती है एक ही यूनिट मनोविज्ञान। मनोविज्ञान अभी पिछले बैच वाले कहते हैं सब भाई हो गया हमारे मनोविज्ञान चलते और कंटिन्यू क्लास आ रही है 2 घंटे की, उन्होंने बताया था मुझे 80 घंटे बोला सर हमारे एवरेज है। अब उनके नाम पढ़ोगे 20 सवाल गलत हो रहा है, तो कितना पढ़ोगे सोचो एक मिनट। अगर आप अपने किसी सब्जेक्ट को इतना समय देते हो आपको अच्छा खासा समय तो देना ही पड़ेगा, कम समय में अच्छी उपलब्धि, और उसी की हम बात करेंगे। देखिए 2 यूनिट है, दोनों को पहले समझा देता हूं फिर बात करते हैं। एक नाम लिखा है मैंने शिक्षा शास्त्र, सुना है क्या ये शब्द, अंग्रेजी में कहते हैं पेडागोजी, सुना है पेडागोजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ये जो पेडागोजी जो शब्द है ना लैटिन भाषा से बना है, कौन सी भाषा से, लैटिन भाषा, और लैटिन भाषा में एक शब्द है पेडा प्लस गोगस, पेडा का मतलब होता है बच्चा, क्या होता है बच्चा, और फिर है गोगस, इसका मतलब आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना, दोनों को जोड़ो, बच्चे का विकास करना, बच्चे को आगे बढ़ाना, बच्चा कुछ सीखेगा तो आगे बढ़ेगा। और ऐसे विषय को क्या कहा गया है पेडागोजी। पेडागोजी एक सब्जेक्ट था 1960 में आया था, ये विषय एक विषय के रूप में, क्या था ये एक विषय के रूप में, कब आया था ये, अगर आप 1960 से लेकर 80 के बीच में बीएड किया होगा एक सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता पेडागोजी। पेडागोजी का होता है शिक्षण कराने की व्यवस्था, यानी पढ़ाया कैसे जाता है उसके बारे में बताया जाता है, उसी विषय को हम क्या कहते हैं पेडागोजी, शिक्षण कराने का सिस्टमैटिक क्या है व्यवस्था है। अब लेकिन इसकी जगह नया नाम आ गया चलन में जिसका नाम है शिक्षा तकनीकी, इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ईटी, क्या कहते हैं हम, और ये विषय आया 1980 से, बीएड की क्लासों में पढ़ाया जाता है, सब पढ़ के आया पेपर, अनिवार्य पेपर है ईटी वाला, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कब से चल रहा है 1980 से। इसी पेडागोजी का नाम बदल कर दिया है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, क्यों, क्योंकि अब आ गया कंप्यूटर का युग, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है टेक्नोलॉजी। तो देखिए पढ़ाने की कला में टेक्नोलॉजी का प्रयोग क्या कहलाता है, शिक्षा तकनीकी कहलाता है। इसी शिक्षा तकनीकी की अपने यहाँ 2 यूनिट दी हुई है, कितनी यूनिट है सिलेबस में, 2 यूनिट है, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। इन दोनों के अंदर हम देखेंगे आगे क्या है, पहले थोड़ा सा लिख लो आप, देखो पेडागोजी पहले तो बना किसी ने, साइकोलॉजी वाले में लिखना ताकि एक कलेक्शन हो जाए। कितने टॉपिक है मनोविज्ञान के, 2 कौन से, मुझे ये कह रहे सारे हो गए, चलो कोई बात, ये तो बढ़िया हुआ आपका पाठ्यक्रम चेंज हो गया। पहले वाला मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम था कहीं नहीं था किसी भी किताब में, मार्केट में सारी किताबें बची थी, सिलेबस से पढ़ी एक भी किताब नहीं थी, एक भी किताब सिलेबस से पढ़ी नहीं थी, उसमें लिखा कुछ और था, हमारे यहाँ पढ़ाया क्या जाता था मनोविज्ञान का, मनोविज्ञान की विशेषताएं, मनोविज्ञान की परिभाषाएं, मनोविज्ञान का चित्र, मनोविज्ञान की कई महीने निकल जाते हैं घूमते घूमते, फिर जाके 2 टॉपिक आते हैं निगम एक व्यक्तित्व, ये 2 निकाल दिए जाते थे, मूल सिलेबस में ये टॉपिक थे भी नहीं पहले वाले का। अब जो टॉपिक दिए हैं ना ये सिलेबस के अकॉर्डिंग अब पढ़ाया जाता है, किताबें भी आ जाती है मनोविज्ञान की, एक पेडागोजी में कोई किताब नहीं आती है, पेडागोजी क्या है आपसे पूछा जाए, एक सब्जेक्ट आज किस नाम से जाना जाता है ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, एक विषय, ये भी क्या है 1980 से एक विषय के रूप में,
एक विषय के रूप में भी। अब देखिए इसी एजो टेक्निक से आपने कितनी यूनिट ले रखी है? 2 यूनिट। सिलेबस में कौन सी यूनिट है? यूनिट सेकंड, और एक है यूनिट थर्ड। यूनिट सेकंड का नाम है अनुदेशात्मक व्यू रचनाएं, स्ट्रेटेजी है कौन सी? इंस्ट्रक्शनल वाली। तो यहाँ इस यूनिट का नाम है अनुदेशात्मक व्यू रचनाएं। हो सकता है ये शब्द नहीं सुने हो कभी, अवधारणा के रूप में। अनुदेशन किसे कहते हैं? बीएड में तो पढ़ा था ये। अनुदेशन और शिक्षण में क्या अंतर है? अनुदेशन और प्रशिक्षण में क्या अंतर है? अनुदेशन और अधिगम में क्या अंतर है? ऐसी चीजें पढ़ी आपने बीएड के अंदर, लेकिन बीएड में रटते थे, पढ़ते कम थे, ताकि हम पास हो जाए बस। अब लेकिन समझना पड़ेगा उन चीजों को। अनुदेशन बोलते ही माइंड में कंसेप्ट होना चाहिए, जैसे डबल बोलते क्या था ना, कंसेप्ट आता था माइंड में, ऐसे ही यहाँ भी शब्दों को बोलते क्या आना चाहिए, कंसेप्ट माइंड में आना चाहिए। अगर कंसेप्ट नहीं है तो टिम्बकटू जैसी स्थिति बनी रहेगी। टिम्बकटू का कंसेप्ट क्या है? सुना ही नहीं साहब है नहीं हमारे पास कंसेप्ट। इस इकाई का नाम देखिए, आईसीटी की संकल्पना या आईसीटी की उपयोगिता। दो चीजें हैं, दोनों किसके पार्ट है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से ली गई अवधारणा है दोनों, और दोनों के अंदर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। इस अनुदेशात्मक व्यू रचना में 4 टॉपिक दिए हैं जो पढ़ने हैं। सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन स्किल, जिसे कहते हैं संप्रेषण कौशल। हर बार को सवाल आए यहाँ से अगली चीज और ठीक है, इंग्लिश दोनों में आता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में आएगा। नहीं मैं कह रहा हूं नहीं, भाषा को छोड़कर सारे सब्जेक्ट में दोनों में आएगा, केवल भाषा नहीं आएगा। पंजाबी है तो पंजाबी में होगा, हिंदी में है तो हिंदी में होगा, उर्दू है तो उर्दू में है, और इंग्लिश वालों में इंग्लिश में आएगा, भाषा का तो भाषा में आएगा। बाकी अदर सब्जेक्ट का 2 लैंग्वेज में आएगा, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स, 2 लैंग्वेज में आएगा। इंग्लिश वालों का इंग्लिश में आएगा, हिंदी वालों का हिंदी में आएगा, उनके इंग्लिश में नहीं आएगा। लेकिन कुछ टर्म ऐसी होती हैं जिनको वो हिंदी में लिखते हैं, हिंदी वाले पेपर में इंग्लिश में लिखते हैं, वाले पेपर देखा। उर्दू वालों के भी देखिए, ये बहुत सारी टर्म इसमें लिखी हुई इंग्लिश में, उर्दू में पहचान कर यहाँ ये भी आईसीटी का इंग्लिश टर्म थी ना, तो आजकल गूगल होता है अपने पास, कोई सी भाषा हो उसके ऊपर आप ट्रांसलेट कर दो, सब ट्रांसलेट करता है पूरे पेपर में। तो मैंने ऐसे तरह से कलेक्शन किया क्वेश्चनों का, ताकि आप लोगों के पास क्वेश्चनों का सेट आए, और कोशिश करूंगा आप लोगों को पूरा सेट फोटोकॉपी के रूप में ही दिलवाया जाए, क्योंकि हार्ड कॉपी इसमें मोबाइल से रीसेट नहीं होती है, एक हार्ड कॉपी हो हाथ में, तो मैं एक दिन में पूरा सेट करके आपको प्रिंट करवाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को पता तो लगे कि पेपर में क्या पूछा था और आपको क्या पूछा था, खुद का आंसर स्वयं करें आप। पहला टॉपिक क्या है? कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण कौशल। दूसरा देखो, शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इंग्लिश में कहते हैं टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसके बाद तीसरा टॉपिक देखिए आपने इसमें, शिक्षण प्रतिमान, टीचिंग मॉडल। 4 मॉडल दे रखे हैं इसके अंदर, कितने मॉडल दे रखे हैं? 4 मॉडल दिए हुए हैं। चौथा टॉपिक कॉग्निटिव लर्निंग, सहकारी अधिगम। अब आप देखिए टॉपिक तो कितने दे रखे हैं? 4। ये सवाल पूछा है यहाँ से। अनुदेशात्मक व्यू रचनाएं, व्यू रचनाएं कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की। एक डेमोक्रेटिक होती है, जिसे हम कहते हैं लोकतांत्रिक, और एक कौन सी होती है? निरंकुश प्रभुत्ववादी, जिसमें पढ़ा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, आपको क्या करती है इसमें क्वेश्चन रहे हो। अगर आपको प्रोजेक्ट दिया जाता तो कौन सा डेमोक्रेटिक होता है वो चीज, और सुविधा होती है वो ऐसी व्यू रचनाएं। तो 2 शब्द है, दोनों का समझना होगा। अनुदेशन क्या है, शिक्षण क्या है, पढ़ाने की कौन कौन सी व्यू रचनाएं। व्यू रचनाएं कैसी विधियां होती है? व्यू रचनाएं क्या है? विधियां होती है, विधियों का व्यापक रूप होता है, विधियों का क्या है? बड़ा रूप होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? व्यू रचनाएं। इसमें ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी, 4 की विधि। अब आता है आईसीटी। आईसीटी के अंदर देखिए, टॉपिक आईसीटी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के 2 टॉपिक हैं, सीएल और सीआई। सीएल और सीआई सिलेबस में है ये, कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य। आप कंप्यूटर खोलते हो तो आपसे पूछता है कोई भी चीज आगे बढ़ना है, पीछे जाना है, ये निर्देश होते हैं, ऐसे निर्देश होते हैं। लेकिन ऐसे ही कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ना, जैसे इंटरनेट पे चीजों को सर्च करके हम पढ़ते हैं, वो क्या है? कंप्यूटर की सहायता से अधिगम करना। 2 टॉपिक है। उसके बाद 3 टॉपिक जो हमने इसमें जो दे रखे हैं वो है ईडी के आधार पर, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के रूप। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3 प्रकार की होती है, ईडी फर्स्ट, ईडी सेकंड और ईडी थर्ड। फर्स्ट को कहते हैं हार्डवेयर, सेकंड को सॉफ्टवेयर और थर्ड को, तो ये देखिए अब एक टॉपिक दे रखा है यहाँ पर हार्डवेयर। क्या दे रखा है? और हम लोग पता है किसमें पढ़ते हैं? कंप्यूटर के हार्डवेयर पढ़ते हैं, वो नहीं है यहाँ पर। कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, वो नहीं है टॉपिक। अपने आप में ईडी का अलग टॉपिक है, तो पढ़ के आए होंगे। दूसरा नाम क्या है ईडी का? सॉफ्टवेयर। और तीसरे का नाम क्या है? सिस्टम और प्रणाली। एक ही होता है, सिस्टम अप्रोच, प्रणाली उपागम। इसका नाम तो है ईडी फर्स्ट, इसका नाम है ईडी सेकंड, और इसका नाम है ईडी थर्ड। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के 3 रूप में 3 रूप यहाँ पर क्या क्या दिया आपने इसके अंदर? कितने टॉपिक हो गए? 4। यहाँ कितने टॉपिक हो गए? 4। लेकिन यहाँ जो पूछा जाता है सबसे ज्यादा यहाँ से बात करना, आईसीटी में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण होता है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में क्या पढ़ना होता है? कंप्यूटर का अर्थ, कंप्यूटर की उत्पत्ति, कंप्यूटर की भाषाएं, कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर का नेटवर्क, कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये छोटे-छोटे पार्ट में ज्यादा पढ़ेंगे। ये कैसे पार्ट होते हैं? छोटी-छोटी चीजें होती है, एक बार पढ़ते हैं, चित्रों को देखते हैं, आसानी से समझ लेते हैं। उसके बाद आता है आईसीटी। आईसीटी अपने आप में अलग से अवधारणा है, अलग से कंसेप्ट होता है आईसीटी का। आईसीटी का वर्तमान में क्या महत्व है? आईसीटी की कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं? जैसे मैंने आप लोगों को बताई थी, ज्ञानवाणी, शिक्षावाणी, ई-कक्षा, हवा में, इसमें ये सब आईसीटी क्या है? कार्यक्रम है। ये सारी योजना हर बार 2 योजना पूछी जाती है, जो नई चलती रहती है, नई चल रही होती है। जैसे अभी अपनी योजना जो चल रही है, जिसका नाम है पीएम ई विद्या योजना, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, और राजस्थान में 5 चैनल भी चला रही है। आवाज नहीं आ रही? मैं तो जोर लगा के बोल रहा हूं। चलो एक बात और लेकिन मेरा दिखाई नहीं है, लाइट जला लेते, पीछे तरफ देखो ना। मैं अब आप देखिए पहले सोलो पढ़ना क्या है? आईसीटी में आईसीटी की अवधारणा, आईसीटी का वर्तमान में क्या उपयोग, और आईसीटी में कौन-कौन सी योजनाएं चला रही है वर्तमान में, लेटेस्ट करंट तरीके से रिलेटेड आती है यहाँ पर। जैसे अभी जो लेटेस्ट योजना जो चल रही है, कौन सी योजना चल रही है? पीएम ई विद्या योजना सबसे लेटेस्ट योजना है। इसी के अंतर्गत राजस्थान में 5 टीवी चैनल चला रही है। उनका मैंने टाइम टेबल डाला था टेलीग्राम पे, ताकि आप लोगों को पता तो लग जाए कि ये दीक्षा राइस के अंदर के 5 चैनल आ रहे हैं। नहीं तो पूछा जाए आपसे राजस्थान में 5 चैनल कौन से हैं? 148, 149, 150, 100, बोले ये भी देखा 148 नंबर चैनल पर कौन सी कक्षा की कार्यक्रम है? 149 पे कौन सा है? तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे नंबरिंग कर रखी है। और हमें कार्यक्रमों का भी पता लगे टीवी चैनलों के बाद आने वाले समय में 100 चैनल आ रहे हैं पूरे देश में। मैंने कितने बताए? 34। अभी देखिए साल लॉन्च हो सकता है 100 चैनल चुनाव से पहले। तो एजुकेशन का देखिए ये सब क्या है? आईसीटी है। ये सब चीजें क्या है? आईसीटी है, और इन टॉपिकों को आप लोगों को पढ़ा जाएगा। लेकिन मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है ना, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, और आप लोगों को भी किसी की बुराई नहीं करनी है। केवल हमें हमारा क्या लेना है? सिलेक्शन लेना है, बाकी है। इसमें क्या करते हैं? आइए और आगे कंप्यूटर पढ़ाया, जयराम जी का हो गया कोर्स, ये होता है। अब आप ऐसे सुनो तो सही ना, अब आप खुद देखो, पढ़े लिखे फर्स्ट ग्रेड के लोग हो, सेकंड ग्रेड के नहीं, कौन सी कैटेगरी में है, और हम पढ़े लिखे के लोग बन जाते हैं। मैंने देखा है, इसमें बुराई नहीं कर रही क्या? देखो सर, अच्छा मैं आईसीटी पढ़ाया तो कंप्यूटर की चीज पढ़ाएंगे, भाई मैं चीज को पढ़ाया किसी ने, मुझे कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, नेटवर्किंग को पढ़ाते हैं शायद, और कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसी चीजें, जो चीजें रह रही है वो सारी चीजों की पूर्ति में करना, चिंता ना करें आप। अभी तो मैं कह रहा हूं आप लोगों से एक एक टॉपिक में सारी चीजें, और एक भी सवाल आता है मुझे बता देना सर ये सवाल रहे, क्योंकि देखिए मैं हमेशा उसी चीज पे बात करता हूं। मेरी एक आदत है बचपन से कि आप लोगों में मैं अपनी छवि देखता हूं हमेशा। मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं यहां बैठा होता तो क्या होता, बिकॉज़ ये मेरे भाई बहन सभी
यहाँ अगर मैं होता तो क्या होता, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि इसके अंदर इन चीजों पे फोकस बहुत कम किया जाता है। जैसे आपसे पूछूं शार्पट मतलब ब्लैकबोर्ड, अब ये बताओ हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर? अच्छा, ये व्हाइट पेपर, ये जो व्हाइट पेपर है अपना, ये हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर? हार्डवेयर। और ये वाला पेपर जिस पे लिखा हुआ है, ये सवाल है ये, इस पेपर पे लिखा हुआ है हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर? ये पेपर दिखा है जो खाली है, ये हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर? और ये दोनों एक जैसे नहीं, एक हार्डवेयर है एक सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही देखिए, अगर हमारा शार्पट होता है एक होता है खाली और एक इस तरह से भरा हुआ होता है, दोनों में अंतर होता है। और हम लोग पता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को क्या लेते हैं, कंप्यूटर वाला है ना, मशीन वगैरह होती है तो हार्डवेयर, इसको छू नहीं सकते देख नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर, ये गलत धारणा है। ये ईडी में नहीं चलती, ईडी अलग कंसेप्ट है, पूरी किताब है ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी की। अब आपको ये दोनों यूनिट पढ़ना है, अंग्रेजी और हिंदी में किताब बताता हूं। बस इंडिया के अंदर नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा चलती है ऐसे मंगल कौन है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है और उमा मंगल की वाइफ है, दोनों रिटेल की किताब आकार सुन लो, 1012 पन्ने है किताब में, इतनी मोटी किताब है। अरे सारे थोड़ी पढ़ने आपको टॉपिक, आपको ये टॉपिक पढ़ने हमने, लेकिन उसी किताब के आधार पर मैं पढ़ा दूंगा जो टॉपिक आएंगे। लेकिन फिर भी देखिए नॉलेज रखा किताब बताता हूं हमें, हमें पता होना चाहिए कि कहां से क्या चीजें हैं। तो उस किताब का नाम एसके मंगल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, पूरी किताब आती है। जब कभी मौका मिले उसको खरीद लेना, ऑनलाइन भी मिलती है उनकी किताबें, या तो बहुत कम मिलती है, हमने जब बोला ऐसा मार्केट होगा गाइड मिलता नहीं, हर व्यक्ति को क्या बेचता है, गाइड बेचता है, प्रॉफिट ज्यादा है, किताबें कम लाते हैं। चलो अब आपके मन में देखिए एक खाता बना के हां वास्तव में हमें इस यूनिट में ये पढ़ना है। अब ये 4 टॉपिक है और सवाल कितने हैं, अब आप सोचिए कितना आसान काम है। अब कोई हर चीज नहीं पढ़ाऊंगा, आपको सोचिए ये चीजें छोटी-छोटी चीजें आती हैं, कोई बड़ी चीजें नहीं आती। इधर से कितने सवाल हैं, बस, और पढ़ते क्या 10 सवाल के चक्कर में मनोविज्ञान की लगी रहती है। आप सोचिए सारी चीजों को सही ढंग से पूरे सिलेबस को पूर्ण रूप से पढ़ना चाहिए हमें। फिर उसके बाद देखना है क्या क्या नहीं आता है, जो चीज नहीं आती उससे ज्यादा मेहनत करो, आ जाएगी सब चीजें आपके लेवल की तो है, पूरा जल्दी से बैठ के अच्छा इसमें पढ़ा के दिया मुझे बता दो एक बार, दिखाई देना कंप्यूटर में, एक मिनट में देखा हूं। अरे क्लास पूरी हो गया, चल रही है अभी, हो गई पूरी। अभी पढ़ तो आपने काफी रखा है हैं? प्रणाली उपादान तो एक पन्ने में खत्म हो गया, मेरा तो कम से कम इसके लिए 4 घंटे चाहिए। पूरे पेपर में सवाल देखना। चलो पढ़ तो आपने काफी पढ़ रखे भाई, बहुत ज्यादा पढ़ रखा है, याद हो गया। तुल्यकालिक उपकरण क्या होते हैं, अच्छा बताइए क्या, तुल्यकालिक उपकरण लिखा हुआ था इसमें एक शब्द, इसके ऊपर लिखा हुआ है आपके रजिस्टर में साइक्रोनिक कुछ ऐसे इंग्लिश में लिखा हुआ है, सिंक्रोनिक है ना, हां तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक, ये कैसे उपकरण होते हैं? हाँ जी, नहीं मैं तो वैसे पूरा जनरल एक शब्द आ गया, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए अब हम यहाँ से अपनी शुरुआत करते हैं, पहला टॉपिक पढ़ रखा आपने ये तो कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रखा, बड़ी हुई चीज का थोड़ा सा दौरान कर लेते हैं हम। और यहाँ से देखिए जो सवाल है मैंने कहा 2 तरह के सवाल आते हैं अक्सर, और ये ऐसा टॉपिक है, इतना आसान टॉपिक नहीं, बता देता हूँ। नेट का एग्जाम दोगे आप, जो अपना जीके वाला होता है उसमें 2 सवाल आते हैं हमेशा यहाँ से। उच्च शिक्षा में किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज के अंदर आप पढ़ेंगे सबसे पहले ये पढ़ाया जाता है कम्युनिकेशन स्किल, इतना इंपॉर्टेंट है, क्या होता है उसमें भी बताइए टॉपिक। ये देखिए उच्च लेवल पर, उच्च लेवल का मतलब होता है उच्च कक्षाओं में कॉलेज लेवल पर काम आने वाला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम क्या है। तो देखिए हमें सबसे पहले तो माइंड में क्या बनाया हमने, ये हमारा सिलेबस क्या है, कितनी यूनिट है और ये विधायक कहां से है, इतना बनने के बाद माइंड में सेट हो गया कि ये चीज अपने पाठ्यक्रम में है। अब बात करेंगे इनको पढ़ना कैसे है, एक एक चीज को एक एक दो चीजों पे चलेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालिए कम्युनिकेशन स्किल, हिंदी में इसको कहते हैं संप्रेषण, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल। हिंदी के अंदर एक शब्द और काम लिया जाता है इस चीज है, संचार भी कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम, संचार भी कहते हैं। अब ये कौशल को तो बाद में संभालेंगे, पहले बात कर लेते हैं संप्रेषण की, फिर पढ़ेंगे कौशल को, फिर दोनों को जोड़कर उदाहरण पे आएंगे बात। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संप्रेषण। संप्रेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति, शब्द की कौन सी भाषा से, पहली चीज पूछा मैं आप लोगों से, कौन सी भाषा से, लैटिन भाषा में कौन से शब्द से, कम्युनिस्ट, इससे हुई है। कम्युनिस्ट का अर्थ क्या होता है, इसका क्या अर्थ है, ये आया हुआ सवाल है एग्जाम। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, टू मेक कॉमन, क्या है इसका अर्थ, टू मेक कॉमन। हिंदी में क्या कहेंगे हम, सामान्य बनाना या सामान्यीकरण या सामान्यीकरण। ये तो हो गई शब्द की उत्पत्ति, आई हुई है कितनी बार, टू मेक कॉमन। मान से बहुत सारे अर्थ निकलेंगे इसमें, कम्युनिकेशन शब्द का अर्थ क्या है, हमें कौन सा चुनना है, लैटिन भाषा के अनुसार टू मेक कॉमन, बताओ इसमें एक चीज। कम्युनिकेशन शब्द इससे बना है, कम्युनिकेशन बना है, जिसका अर्थ होता है टू मेक कॉमन, हिंदी में अर्थ होता है सामान्य बनाना या सामान्यीकरण। अब हिंदी में अर्थ देखते हैं, हिंदी में देखिए हमारे पास कौन सा शब्द है, एक तो संप्रेषण, दूसरा संचार का अर्थ, बताओ क्या अर्थ होता है, पढ़ रखा है आपने सब, बस केवल वहां से पढ़ के बताना है। आया हुआ सवाल है ये देखो, संप्रेषण या संचार शब्द का अर्थ संक्षिप्त में ऐसा बनाओ कि अपना ऑब्जेक्टिव मैसेज समझ जाए। बस बस सूचनाओं का आदान प्रदान, आया हुआ अवसर है, अर्थ लिखो इसका, बस बस सूचनाओं का आदान प्रदान, बस बस सूचनाओं का आदान प्रदान। और जब पुराने पेपरों को देखोगे तो पता लगेगा ये शब्द भी आया हुआ है, ये शब्द भी आया हुआ है, इसलिए जोड़ रहा हूं, बार-बार बोल रहा हूं, ये आए हुए हैं सिंपल सिंपल क्वेश्चंस में। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद, उसके बाद देखिए यहां पर हम देखते हैं इसकी परिभाषा, एक परिभाषा एग्जाम में आती है सबसे ज्यादा, उस परिभाषा को लिखूंगा मैं बाद में एडेड, एक ही आगे बार-बार आगे रिपीट हो रहा है, 7 बार आ चुकी है परिभाषा, एक ही है, लेकिन इसके अर्थ को समझने के लिए कुछ साधारण परिभाषाएं भी हम उनको भी लिखेंगे। तो सबसे पहले निकालो परिभाषाएं, और परिभाषा नंबर 1, पहली परिभाषा ईथ डेविस के अनुसार, इसके अनुसार देखेंगे ईथ डेविस के अनुसार वो डेफिनेशन लिखा, ईथ डेविस लिखो इसमें, संप्रेषण एक व्यक्ति से, संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कोई सूचना या भाव, कोई सूचना या भाव पहुंचाने की प्रक्रिया है, सूचना या भाव पहुंचाने की प्रक्रिया, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या पहुंचाना। तो देखिए हमारे पास दो व्यक्ति हैं, ए और दूसरा है बी,
एक चीज को हम यहाँ देते हैं, एक व्यक्ति है, एक और दूसरा कौन सा है, यहाँ से यहाँ सूचना जाना, ये कम्युनिकेशन नहीं है। आपने जो चीज बोली है यहाँ बाउंस हो गई, इसका अर्थ समझ में आना चाहिए इस व्यक्ति को, अर्थ समझते ही व्यक्ति कहेगा मुझे आपकी बात समझ में आ गई, तो ये कम्युनिकेशन है। अगर आपने कुछ बोला इसको समझ में आ रही है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये तो कहता है इसका अर्थ समझ में आना चाहिए, उसके बाद फीडबैक देता है कि मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। इसलिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में क्या होना, सूचना, विचारों का या तथ्यों का क्या होना, आदान प्रदान। दूसरी परिभाषा न्यूमैन व समर के अनुसार, न्यूमैन एवं समर, दूसरी परिभाषा, ये भी इस बात को देखो अच्छी परिभाषित करती है ये परिभाषा, देखो इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों विचारों को लगाइए तथ्यों तथा भावनाओं का विनिमय है, भावनाओं का विनिमय, विनिमय का मतलब आदान प्रदान, इकोनॉमिक्स की अवधारणा है ये विनिमय। जहां पर क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में तीन चीजों का बताया है, एक तथ्य, एक इंफॉर्मेशन और तीसरा क्या है, भावनाओं का क्या होना, आदान प्रदान होना, क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। लास्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखो परिभाषा, दो तो केवल आपके लिए थी, तीसरी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये लिखिए एडलर डेल के अनुसार, अमेरिकन शिक्षाविद जिनका नाम है एडलर डेल, और इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार-बार ये रिपीट हो रही है, किसी ना किसी पेपर में हमेशा आइए। देखो ऐसा क्या है उन्होंने एडलर डेल के अनुसार लिखिए, संप्रेषण विचार विनिमय की, संप्रेषण विचार विनिमय की मूड में विचारों, देखिए मूड में विचारों तथा भावनाओं को, विचारों तथा भावनाओं को जानने तथा समझने की प्रक्रिया है, जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। देखिए इन्होंने किस बताया है, असल में यही शब्द पकड़ के रखना है एडलर डेल का मूड क्या होता है, मन स्थिति, मन की स्थिति को हम क्या कहते हैं कि व्यक्ति का मूड कैसा है उसको जानना और समझना और फिर अपना व्यवहार करना उसके अकॉर्डिंग, ये बात कौन कहता है एडलर डेल। व्यक्ति की जैसी स्थिति हो उसी तरह का उसे क्या कहते हैं कम्युनिकेशन क्या है, मन स्थिति को देखकर विनिमय करना विचारों का, भावनाओं का, तथ्यों का, ये बात कौन कहता है। तो हमें याद करने के लिए बस याद रखो, जहां ये शब्द हो जाए किसका मूड खराब हो गया बस, और कभी परीक्षा में आएगा ये सवाल, यानी तक याद होना चाहिए, चाहे हम बिगाड़ कर याद करें, सुधार कर याद करें, और याद भी पूरी परिभाषा याद नहीं करके केवल पहचान बनाना, लिखी भी आई वहां पे हमें केवल क्या बनानी है, पहचान बनानी। तो हमें अपनी एनर्जी पे लगानी चाहिए कि मेरा सवाल गलत है नहीं हो, मैं उसकी क्या करूं, पहचान। अब इसके बाद विशेषताएं, संप्रेषण की विशेषताएं एवं पद्धति, संप्रेषण की विशेषताएं एवं पद्धति, संप्रेषण की विशेषताएं एवं पद्धति। अब समझ लेते हैं उसके बाद उदाहरण। मैंने आपको पढ़ाई पद्धति प्रबंधन याद हो तो मुझे याद है, और इसमें मैंने आपको दो शब्द बताए थे, कला और कितने शब्द बताए थे, दो शब्द बताए थे, एक तो कला और दूसरा विज्ञान का क्या बताया था, बता दो। व्यवस्थित अध्ययन करना, अच्छा कला का क्या बताया था, कार्य करने का तरीका, उस कार्य में निपुण होना, दक्ष होना, कौशल होना, ऐसे कुछ बताया होगा, याद है थोड़ा सा। अब आप एक बात बताओ, संप्रेषण कला है या विज्ञान या दोनों, दोनों में से। अब देखिए मेरे पास कला है तो मैं आप लोगों तक अपने शब्दों को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को पहुंचा दूंगा। अगर इन शब्दों को मैं उल्टा सीधा करके पहुंचाऊं, आपने समझ में नहीं आया, पता नहीं आपने कैसे बता दिया ये चीज, उसको भी हमारे पास एक चीज समझ में, और सिस्टमेटिक चीज के लिए कौन से शब्दों का मिल जाता है, तो संप्रेषण कैसा होना चाहिए, कला भी होना चाहिए, और संप्रेषण की पद्धति कैसी है, कला और अभी हमने कहा कला विज्ञान सबका सीखा पहले आपसे, और चीज क्लियर हो जाती है। दूसरा देखिए, अब कुछ विशेषताएं और पढ़ लेते हैं। संप्रेषण की क्या विशेषताएं है, संप्रेषण जब भी होता है तो एक मार्गी नहीं होता, द्विमार्गी होता है। कैसा होता है, द्विमार्गी। अगर एक मार्गी है तो वो संप्रेषण नहीं है। संप्रेषण के लिए व्यक्ति तक सूचना पहुंचना, उसका समझ में आना और वहां से फीडबैक आना क्या कहलाता है, संप्रेषण की पूरी चीज। ऐसा नहीं मैंने बोला कि अब आप लोगों तक पहुंच गया, इन्फॉर्मेशन पहुंच गया नहीं, पर समझ में नहीं आई, सूचना तो पहुंच गई, लेकिन सूचना का यदि अर्थ समझ में नहीं आता है, इसका मतलब वो कम्युनिकेशन केवल इन्फॉर्मेशन है, केवल क्या है वो इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने लिखा राम, फिर लिखा वर्ष 6, सबको इन्फॉर्मेशन लिखी, राम वर्ष 6 सब सुनाई दे रहा है, बट ये भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का एक शाब्दिक अर्थ होना चाहिए। अगर मैं कहता राम 6 वर्ष का है, अब सब लोगों के पास सूचना भी पहुंच गई और समझ में भी आ गई, ये इन्फॉर्मेशन है। इसलिए आईसीटी में पढ़ते हैं आई कार्ड क्या है, सी कार्ड क्या है, डी कार्ड क्या है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर उद्देश्य की चीजें होती है, इसका मतलब किसी चीज की कमी है, विज्ञान। और ये सिस्टमेटिक क्या है, विज्ञान। और कला क्या बताती है, दक्षता को बताती है। फिर आगे कैसा कम्युनिकेशन है, द्विमार्गी, एक सूचना प्राप्त करने वाला, एक सूचना भेजने वाला। और देखिए सूचना हमेशा किस पर आधारित होती है, उद्देश्य, बिना उद्देश्य कोई सूचना नहीं होती, बिना उद्देश्य कोई सूचना नहीं होती। अब सूचनाएं जो होती है देखिए कैसी होती है, वैज्ञानिक। दूसरा देखिए मनोवैज्ञानिक, क्योंकि आप जो कहना चाहते हैं दूसरा तुरंत समझ जाए, ये तो है मनोविज्ञान, ठीक है। अब देखिए मशीनें सूचना नहीं देती, सूचना व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में लिखा है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों, अब व्यक्तियों को हम कहते हैं मनुष्य कैसा प्राणी है, एक सामाजिक। तो देखिए संप्रेषण कैसे प्रणाली है, सामाजिक। सूचनाओं को यदि हम इसमें देखते हैं तो विधि का क्या किया जाता है, प्रबंधन। तो कैसी प्रक्रिया है, प्रबंधन की प्रक्रिया है। और देखिए इसी विशेषताओं यदि हम देखें, इन सबके अलावा ये कम्युनिकेशन अपने आप में प्रोसेस भी है जो निरंतर चलती है, ऐसी है ये, निरंतर चलने वाली, लगातार चलने वाली, और समय के अनुसार चीजें क्या होती है, बदलती है, तो उसको क्या कहते हैं, तथ्यात्मक। संप्रेषण कहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इसलिए संप्रेषण कैसा है, सार्वभौमिक भी है। ये सारी विशेषताएं एग्जाम में आई हुई है। संप्रेषण कैसा है, दो या दो के बीच में, दो के बीच में होता है तो हम क्या कहते हैं, परस्पर अंतःक्रिया होना, दोनों के बीच में। ऐसी क्या होना, परस्पर अंतःक्रिया, दो के बीच में हो या तीन के बीच में, किसी के भी बीच में हो। दूसरा एक लास्ट में विशेषता ये भी लिखते हैं, इसमें एक तो अर्थ समझ में आना चाहिए, और समझने पर वो व्यक्ति तुरंत क्या करता है, प्रतिपुष्टि करता है। अगर प्रतिपुष्टि नहीं करता है तो वो कम्युनिकेशन सारी चीजें एक एक करके बता दी, संप्रेषण में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसकी विशेषता दोबारा से देखो, एक एक करके बता। कला है या विज्ञान, दोनों। एक मार्गी या द्विमार्गी, संप्रेषण एक मार्गी, द्विमार्गी या बहुमार्गी, द्विमार्गी कह दो या बहुमार्गी, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि हम दो भी करें। अब यहाँ बहुत सारे लोग बैठे, तो ये कम्युनिकेशन बड़ा भी हो सकता है, उद्देश्य बिना उद्देश्य कोई बात नहीं होती है। वैज्ञानिक सिस्टमेटिक मनोवैज्ञानिक मानव व्यवहार से संबंधित, सामाजिक क्योंकि मनुष्य है, सामाजिक प्राणी है, प्रबंधन का कार्य है, बिल्कुल इस चीज को भी मैनेज करना पड़ता है, निरंतर या सतत चलने वाली प्रक्रिया, तथ्यात्मक प्रक्रिया, सार्वभौमिक, परस्पर अंतःक्रिया है। और लास्ट में लिखा अर्थ को समझना और उसका जवाब देना क्या कहलाता है, प्रतिपुष्टि। लिखो अपनी एक विशेषता, ऐसे लिखना लिखवा देता हूं, है ना, आराम से पढ़ने के नोट्स होने चाहिए आपके पास। देखो नंबर 1 विशेषता, संप्रेषण कला और विज्ञान दोनों है, संप्रेषण कला और विज्ञान दोनों है, कला और विज्ञान दोनों है। अगला लिखिए, संप्रेषण निरंतर या सतत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर या सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अगला लिखिए, संप्रेषण संप्रेषण उद्देश्य आधारित प्रक्रिया है। अगला लिखिए इसके बाद, संप्रेषण द्विमार्गी या बहुमार्गी प्रक्रिया है, द्विमार्गी या बहुमार्गी प्रक्रिया है। उसके बाद अगला लिखिए, संप्रेषण तथ्यात्मक प्रक्रिया है, संप्रेषण तथ्यात्मक प्रक्रिया है, संप्रेषण तथ्यात्मक प्रक्रिया है। अगला लिखिए, संप्रेषण सार्वभौमिक प्रक्रिया है, संप्रेषण सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अगला लिखिए, संप्रेषण परस्पर अंतःक्रिया है, संप्रेषण परस्पर अंतःक्रिया है, इंटरैक्टिव। फिर लिखिए, संप्रेषण प्रबंधकीय कार्य है,
संप्रेषण प्रबंधकीय कार्य है। फिर लिखिए संप्रेषण सामाजिक व मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। सामाजिक व मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। और उसके बाद लिखिए संप्रेषण संप्रेषण में अर्थ समझना तथा प्रतिपुष्टि करना शामिल है। फीडबैक प्रतिपुष्टि क्या है? फीडबैक यानी रिस्पांस देना शामिल है। और अंतिम लिखिए संप्रेषण के तीन रूप हैं। संप्रेषण के तीन रूप हैं जैसे तीन रूप है देखो आप उसके बाद एक व्यक्ति बोलता है जिसको हम क्या कहते हैं बोलना। इसमें बोलना आप लोग क्या कर रहे हो? यानी इसमें दो चीज होती है, एक होता है भेजने वाला और एक प्राप्त करने वाला। अगर भेजने वाला बोल रहा है तो देखिए रिसीव करने वाला क्या करेगा? उस चीज को सुनेगा। दूसरा रूप देखिए कम्युनिकेशन का। अगर एक व्यक्ति लिख रहा है लिखना तो दूसरा क्या करेगा? पढ़ना। अगर आपने मैसेज चिट्ठी में लिख के भेजा है तो क्या करेगा? सुनेगा चिट्ठी को। क्या करेगा? अगर आपने ऑडियो के रूप में भेजा है तो ऑडियो क्या है? बोलना। तो क्या करेगा? सुनना। लिखना तो क्या करेगा? अगर आपने चित्र भेजा है तो वो कहता है प्रदर्शन, किसी चीज को प्रदर्शित करके दिखाना। तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? देखेगा, देखने को कहते हैं अवलोकन। क्या कहा जाता है उसको? ये पेपर में आया था ये सवाल। इनको मिलान करना था, इनको उल्टे सीधे रखिए। अब आपका कितना हार्ड सवाल है। इंक्लूडिंग करके जब तक चीज लगती है तब तक समझ आने लगता है। मेरे एक बार बोलते आप लोगों के लिए आसान हो जाती है, लेकिन आप जब पहली बार पढ़ते हो ना पता नहीं आप किस नजरिए से देखते हो उस क्वेश्चन को। हमारा व्यू क्लियर नहीं होता है, हम ये सोचते हैं क्या पूछा है कि बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, प्रदर्शन, अवलोकन ये है क्या चीज? ऐसे करते हैं साइंस क्वेश्चन। इनको क्या करना होता है? मिलान। और ये तीन रूप है हमारे पास। ये बोलेगा तो वो सुनेगा, ये देखिए क्या लिखेगा तो वो पढ़ेगा, और ये प्रदर्शन करेगा तो वो अवलोकन करना। उस चीज को कितने रूप हो गए? तीन उतारो तीनों तीनों चीजों को उतारिए। उतारिए आपने। अब आगे बढ़ते हैं, लिखो संप्रेषण प्रक्रिया कम्युनिकेशन प्रोसेस। निकालिए कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसमें दो नाम हो रहे हैं, इसे संप्रेषण चक्र भी कहते हैं, साइकिल, इसे चैनल भी कहते हैं। संप्रेषण चैनल भी कहा जाता है, इसको चक्र भी कहा जाता है, प्रोसेस भी कहा जाता है। ये दो नाम हो रहे हैं इसको। ठीक है, अब एक डायग्राम बना रहा हूं, बाद में बनाना, पहले समझ जाओ। देखिए हमारे पास सबसे पहले सूचना भेजने वाला, इंग्लिश में कहते हैं सेंडर, और हिंदी में क्या कहते हैं उसको? प्रेषक। प्रेषक तीन नाम है इसके, सेंडर। दूसरा क्या है? इसको देखिए रिसीवर नहीं कहते, क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए, अगर हम हिंदी और अंग्रेजी में देखें, एक तो नाम दिया है एनकोडर, एक तो क्या है? एनकोडर, एक नाम दिया स्पीकर और एक है सेंडर। और हिंदी में हम क्या लिखते हैं उसको? प्रेषक लिखते हैं। इंग्लिश में कितने नाम रहे? तीन, सेंडर, स्पीकर और एनकोडर। अब ये देखिए यहाँ से सूचनाएं भेजी जाती है, और ये सूचनाएं किसी ना किसी व्यक्ति को क्या होती है? प्राप्त, और प्राप्त करने वाला होता है प्रापक। प्राप्त करता है तो या प्रापक। इसको भी देखिए इंग्लिश में रिसीवर, इसमें स्पीक किया तो ये लिसनर, या एनकोडिंग तो या डिकोडिंग। एनकोडिंग का तो क्या हो गया? डिकोडिंग। अब आप देखिए इन दोनों के बीच में आदान प्रदान होता है किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी। तो यहाँ हम लिखते हैं माध्यम। माध्यम को देखिए हम कहते हैं मीडियम या चैनल। मीडियम या अब सूचना आई और सूचना वापस भी जाएगी रेस्पॉन्स के रूप में किसी ना किसी माध्यम से। जिस माध्यम से आई है देखिए कम्युनिकेशन वो है जिस भाषा में इसने भेजा है वो भाषा की जानकारी होनी चाहिए इसको, तब तो कम्युनिकेशन है। अब आपने भेजा अंग्रेजी में, इसको आती है उर्दू, तो उसके लिए कोई कम्युनिकेशन दोनों की भाषा क्या होनी चाहिए? सेम, नहीं तो बेगी रह जाएगा। कौन सा? लैंग्वेज का भाषा, क्योंकि कम्युनिकेशन क्या है? एक भाषा क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन क्या है? एक तरह का भाषा क्वेश्चन। अब आप देखिए चार चीजें सेट होगी हमारे पास। यहाँ से हम देखिए चीज भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं? चीज क्या है? सामग्री। सामग्री क्या है? संदेश। अंग्रेजी में हम संदेश को क्या कहते हैं? मैसेज, संदेश। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैसेज भेजा। अब ये मैसेज कैसे भेजा? किसी ना किसी चैनल से, ऑडियो में, वीडियो में, संकेत में, शाब्दिक, अशाब्दिक, कैसे भी किस रूप में आपने भेजा। एक बार इशारों में भेज देते हैं, इशारों से समझ आगे बताऊंगा शाब्दिक कैसे होते हैं। सात प्रकार के इशारे होते हैं, एक दो प्रकार के नहीं है, वो भी बात करेंगे। और वो एग्जाम में आए हुए। अब आप देखो यहाँ से किसी ना किसी माध्यम से सूचना यहाँ तक पहुंच गई। हो सकता है रास्ते में कोई बाधा भी आ जाए, बीच में आवाज नहीं आ रही, मैसेज पहुंचाई, माध्यम तो मेरे पास ही है, लेकिन वहां आवाज पहुंची। तो यहाँ पर क्या हो सकते हैं? बाधक तत्व भी हो सकते हैं बीच में, बैरियर्स क्या हो सकते हैं? लेकिन बाधा नहीं है तो सहायक तत्व भी होते हैं। जैसे बीच में आई ये सब अभी बताता हूं, उसी में बता के मेरी बात को आगे वो कैसे तत्व होते हैं? सहायक चीज बाधक भी हो सकती है, और यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों चीज। अब इसके पास ये रिसीवर है, सूचना प्राप्त होगी, सूचना प्राप्त मतलब उसको उतार समझ गया। अब ये रेस्पॉन्स करेगा, यहाँ क्या करेगा? और रेस्पॉन्स को कहते हैं फीडबैक, पुष्टि कि मुझे समझ में आया या नहीं आया। अब जब ये फीडबैक दे बात फिर भी आ सकती है, कुछ भी बातें बताने आवाज मुझे नहीं मुझे, तो बैरियर यहाँ भी आ सकता है। बैरियर यहाँ भी हो सकता है, बाधक या साधक तत्व हो सकते हैं। ये पूरी एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली, प्रेषक से शुरू होती है, प्रेषक पर आकर ही समाप्त होती है। उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं संप्रेषण प्रक्रिया, संप्रेषण चक्र या संप्रेषण चैनल। अब इसके घटक क्या क्या है? ये कई बार आता है। संप्रेषण प्रक्रिया के घटक पहले समझ के बनाना। पहला घटक कौन था? दूसरा घटक क्या है? संदेश, मैसेज। तीसरा घटक क्या है? माध्यम दो होते हैं, एनकोडिंग और डिकोडिंग। आप इस भाषा में लिख रहे हैं दो माध्यम होते हैं, एनकोडिंग और चौथा, पांचवा और छठा। मैं यहाँ नंबर नहीं देता, यहाँ एक बात कितने घटक हो गए? 6 घटक है। सीक्वेंस से लिख लो आप एक बार, कई बार कब से लगवाता है, कई बार पूछता है निम्नलिखित में से संप्रेषण प्रक्रिया का घटक नहीं है। अब खुलासा बड़ा सा बनाना सारी चीजें इसके अंदर, ये बना के रखना है आप लोगों ने, मैंने कहा तो सही से बना हुआ है। संप्रेषण प्रक्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है और समाप्त कहाँ होती है? उसी में समाप्त होती है, वापस जब तक रेस्पॉन्स नहीं मिलता उसको। लिख लो नीचे नोट लगा के एक लाइन। अरे बात नहीं भाई, बात कर लेना। पीछे वाले में जानबूझ के बैठे हो, नहीं मिलती है, सही बताना ईमानदारी से। यहाँ ठंडक ज्यादा है, एसी वगैरह लगाओ कॉर्नर में अलग से। कम्युनिकेशन बैरियर, आवाज नहीं आई आप लोगों की। पीछे आओ, क्लास के बाद आऊंगा यहाँ। ठीक है भाई, जैसे ये टॉपिक थोड़ा सा आगे बढ़ेगा उसके बाद। अच्छा ऐसे लगा आप लोगों को मेरे से दुश्मनी हो, उधर मुंह करके देखते हैं। अरे मोबाइल में पढ़ लेते से बढ़िया तो। भाई मुझे फीलिंग आती है जैसे आप उधर देखना, आप पीछे देखते ही नहीं हो। आप मुझको लगा इसको देखो, सामने को देखने वाला तो हो। तो आप लोगों का मुंह आगे आगे आ रहा हूँ। बता दिया नहीं देखो, संप्रेषण प्रक्रिया, एक लाइन लिख लो, संप्रेषण प्रक्रिया, संप्रेषण प्रक्रिया प्रेषक से प्रारंभ होती है, प्रेषक से प्रारंभ होती है और इसी पर आकर समाप्त हो जाती है। हेडिंग आगे संप्रेषण प्रक्रिया के घटक, घटक तो यही है।
को लिखना है हमें थोड़ा सा तरीके से, संप्रेषण प्रक्रिया के कंपोनेंट एक तरह से घटक, संप्रेषण प्रक्रिया के घटक। इसके अकॉर्डिंग डेविड के बार्लो के अनुसार, ये भी लिख लो, डेविड के बार्लो के अनुसार, देखिए नंबर 1, हाँ डेविड के बार्लो के अनुसार घटक कितने हैं वो लिखिए। नंबर 1 पहला घटक कौन सा है अकॉर्डिंग? नहीं, सबसे पहला घटक इन्होंने जो बताया गया है विचार। मस्तिष्क में आइडिया आएगा तभी तो संदेश तैयार करेगा। आइडिया आएगा, लिखेगा, वर्बली मौखिक, सबसे पहले क्या आता है व्यक्ति में? विचार, आइडिया। बिना आइडिया काम कैसे करेगा? वो आइडिया का एक लक्ष्य है, उद्देश्य है जिसके लिए वो काम करता है। सबसे पहले लिखो नंबर 1 विचार या आइडिया। विचार ब्रैकेट में लिख लो आइडिया। सबसे पहले व्यक्ति को क्या आता है? एक विचार की उत्पत्ति होती है, एक आइडिया की उत्पत्ति होती है। नंबर 2 प्रेषक, दूसरा लिखो प्रेषक। प्रेषक के 3 नाम बताए, वो भी लिख लो ध्यान ध्यान रहे। एक तो क्या बताएगा? स्पीकर, दूसरा एनकोडर, एनकोडर, और तीसरा ये क्या है? सेंडर। 3 नाम है ये, देखिए तीनों लिख लीजिए। उसके बाद तीसरा कंपोनेंट कौन सा आता है? मैसेज, संदेश। तीसरे नंबर पर लिखो संदेश, इंग्लिश में लिख लो मैसेज, इंग्लिश में लिखो इसको मैसेज। या ब्रैकेट में लिख लो संप्रेषण सामग्री, कम्युनिकेशन मटेरियल। और क्या हो जाएगा इसका नाम? संप्रेषण सामग्री। अगला लिखो, अगला क्या है? माध्यम। तीसरा मैंने बताया था संदेश, इंग्लिश में कहते हैं मैसेज, मैसेज क्या है? संप्रेषण सामग्री। आवाज नहीं। अगला लिखो नंबर 4 माध्यम, मीडियम या चैनल, या चैनल। और चैनल क्या ब्रैकेट में लिखो कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग। 5वें नंबर पर लिखिए, 5वें नंबर पर क्या लिखेंगे? प्रापक। चौथे नंबर पर था माध्यम, माध्यम को हम लिखा चैनल भी कहते हैं, और चैनल कितने प्रकार के थे? कोडिंग और डिकोडिंग को ब्रैकेट में लिखना। उसके बाद लिखना है प्रापक, प्रापक को क्या कहते हैं? रिसीवर और लिसनर। ये एनकोडर था तो ये क्या है? डिकोडर। अब देखिए कई बार सब अंग्रेजी में ऐसे लिख देते हैं एनकोडर, यहाँ तो ये तो आता है और इसको क्या लिख देते हैं? इतना तो लिख सकते हैं हम, क्योंकि पेपर में सब कुछ लिखा लिखा आएगा, यहाँ मीनिंग याद नहीं करना। हमारा उद्देश्य क्या है? केवल चीजों को समझना, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों का हल करना सीखना है। लिख लिया आपने सर? अब लिखो उसके बाद कौन सा नंबर है? 6वें नंबर पर लिखो फीडबैक या प्रतिपुष्टि, फीडबैक या प्रतिपुष्टि। लास्ट 7वां लिखिए बाधक या सहायक तत्व, बाधक या सहायक तत्व दोनों हो सकते हैं, बाधक भी हो सकते हैं, साधक भी हो सकते हैं। कितने हो गए? ये 7 कंपोनेंट हैं देखिए इसके पूरी इस प्रक्रिया के। अब एक बहुत ही अच्छा सवाल, जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण के प्रकार। अभी टाइम पूरी हुआ है, 5 मिनट है, केवल प्रकार लिख लेते हैं, कल डिटेल पढ़ लेंगे हम। हां जी, मैं क्या और जोर से बोलो, पीछे आओ, तो प्रकार नहीं पढ़ो। चलो मुझे ये बता दो कितने प्रकार के होते हैं संप्रेषण? कितने प्रकार का होता है? तो कौन कौन सा? औपचारिक और ऐसा नहीं है। संप्रेषण दिखाई कहां जा रहा है भाई? क्लास है। देखिए सबसे ज्यादा मैंने कहा था सवाल यही आता है, व्यक्ति अपने आप से बातचीत करता है। इंटरव्यू देखिए जैसे नंबर आएगा उससे पहले कमरे के बाहर बैठा रहता है, अपने आप से सवाल पूछता है, अपने आप से बात करता है। परीक्षा में आएगा ये सवाल, साक्षात्कार से पूरा व्यक्ति अपने आप से बातचीत करता है, क्वेश्चन करता है, खुद उत्तर देता है। कौन सा कम्युनिकेशन है ये? अच्छा, कक्षा कक्ष में आप में और मेरे बीच में होने वाला कम्युनिकेशन। और इंटरव्यू कई प्रकार का होता है, लघु या दीर्घ आता है सवाल। स्कूल की मंदिर में प्रवचन चल रहे हैं और पुजारी जी प्रवचन दे रहे हैं, कौन सा है ये? ऐसे आए हुए सवाल है ये। स्कूल में प्रार्थना सभा हो रही है, उस समय देखिए जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कौन सा है? चलो छोड़िए इसको, एक बार क्वेश्चन ये पहले आपको बताया, उसको कब करना? ब्रेक पॉइंट, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ब्रेक पॉइंट बताता है कम्युनिकेशन क्या होता है, जो हम सब करते हैं कैसा कम्युनिकेशन है। अच्छा, अवॉइड होती है, हम नाम सुना है, एक के बाद 2 के बाद 4 फटाफट बैठ जाइए, वो कैसा कम्युनिकेशन है? कैसा है? सारी गलत है तुम्हारी, कल बात करेंगे।